हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट लेक्चर को बिल्कुल देखा होगा। उसमें हमने फंडामेंटल फोर्सेस को स्टडी किया था। तो फंडामेंटल फोर्सेस की पीडीएफ भी अवेलेबल थी और वीडियो भी मैंने आपको सेंड की थी। तो समझ आया ना। अभी हम धीरे धीरे फिजिक्स के मेन पोर्शन पे एंटर करते हैं। उससे पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर को हम फिनिश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हम आज के टॉपिक में करेंगे कंजर्वेशन लॉज। तो उससे पहले मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ कंजर्वेशन लॉज है क्या। मैनी फिनोमिनन, द वेरियस फिनोमिनन अकरिंग इन नेचर, जो नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमिनन हैं वो कुछ कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करते हैं। कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड होते हैं। तो वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रहती है, अगर कोई फोर्स ना लगाएं, तो हम बोलते हैं कि दैट इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो हमारे पास 4 कंजर्वेशन लॉज हैं। मेनली 4 कंजर्वेशन लॉज हम पढ़ेंगे। देखिए, कंजर्वेशन लॉज ठीक है। कंजर्वेशन लॉज हमारे पास 4 होते हैं। इन सारे कंजर्वेशन लॉज की स्टडी से पहले आप सभी को आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कोई ऐसी बॉडी जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व्ड ना हो। ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे ना लगे तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम आइसोलेटेड है। आपको इसको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम जिस पे कोई आउटसाइड से कोई हम फोर्स ना लगाएं या आउटसाइड से कोई फोर्स ना लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड बोलते हैं। जैसे कि हम चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, टी का। बहुत सिंपल है ये। शुरुआत में जब हम चाय रखते हैं टेबल पे तो वो चाय क्या होती है? गर्म होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो चाय क्या हो जाती है? ठंडी। बिकॉज एनर्जी क्या हो रही है? वहाँ से ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में। तो वो सिस्टम कैसा नहीं है? आइसोलेटेड नहीं है। तो उसको आइसोलेटेड बनाने के लिए हम चाय को ज़्यादा देर तक गर्म किस में रख सकते हैं? थर्मस में, थर्मस बोतल में रख सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा कोई सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इम्पार्ट ना हो, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये टर्म मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इस चैप्टर में आइसोलेटेड सिस्टम का बहुत यूज होगा डेफिनेशंस में, ठीक है। तो 4 कंजर्वेशन लॉज आपको मैंने अभी बताए हैं कि 4 होते हैं कंजर्वेशन लॉज। देखिए, सबसे फर्स्ट हम करेंगे स्टडी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंडली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कुछ टर्म्स हैं इसमें जो आपके लिए नहीं है, कई बच्चों के लिए। फोर्थ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये 4 लॉज हमें अभी देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? देखो कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने कहा था ना आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो ये एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो पाएगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इसका। जब किसी ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, सिल्क के साथ, तो देखो ग्लास रॉड जो होती है, ग्लास रॉड के ऊपर स्टार्टिंग में चार्ज कितना होता है, 0, और सिल्क क्लॉथ पे भी स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, 0। लेकिन जैसे ही हम उनको आपस में रब करते हैं तो रब करने से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस बॉडी पे उतने क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिस बॉडी पे गए हैं उस पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से उस बॉडी पे क्या हो जाएगा, उतना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं। तो देख लीजिए, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई ग्लास रॉड है और ये कोई सिल्क क्लॉथ है। हमें चार्ज का कंजर्वेशन बताना है कि चार्ज कंजर्व कैसे रहते हैं, ठीक है ना। तो ग्लास रॉड पे स्टार्टिंग में चार्ज कितने हैं, टोटल चार्ज 0 है, और सिल्क पे चार्ज कितने हैं, 0 है उस पे भी। लेकिन हमने इन दोनों को रब कर दिया आपस में, फ्रिक्शन किया इसके बीच में क्रिएट, ठीक है ना। तो रब करने से क्या होगा, जो ग्लास रॉड होती है, देखो जो न्यूट्रल बॉडी होती है उस पे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो रब करने से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से ट्रांसफर हुए किसकी तरफ, सिल्क क्लॉथ की तरफ। तो रब करने से अगर मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे, 3 इलेक्ट्रॉन, देखो जितने पॉजिटिव थे यहाँ पे उतने क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किस पे चले गए, सिल्क क्लॉथ पे। तो सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो सिल्क पे कितना नेगेटिव आ जाएगा, 3 नेगेटिव, और ग्लास रॉड पे कितना पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है। तो रब करने के बाद ये कैसी सिचुएशन है, आफ्टर रबिंग, तो रब करने के बाद टोटल चार्ज भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सिंपल है ये। नेक्स्ट देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिमिलरली चार्ज की तरह ही एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड लॉज क्या है इसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can convert from one form to another form। एनर्जी को हम एक फॉर्म से किस में बदल सकते हैं, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कब रहती है, आइसोलेटेड सिस्टम में रहती है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। इसको मैं एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मान लेते हैं कि किसी हाइट पे है, अर्थ से लेके किसी हाइट पे है ये बॉडी। तो जब ये किसी हाइट पे होती है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है,
ठीक है। इसको मैंने इस तरह हैंड्स में पकड़ रखा है। इसको जब पकड़ रखा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बिकॉज ये रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 होएगी, ठीक है। ओनली यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होएगी। लेकिन इस बॉडी की जो टोटल एनर्जी है, बिकॉज टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो किसी हाइट पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी उस वक्त कितनी है, 0 है। अगर मैं उसकी हाइट को थोड़ा डाउन लेके आता हूँ, नीचे की तरफ लेके आता हूँ, तो उस पॉइंट पे भी जो दोनों एनर्जी का सम होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो टोटल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये आपने लर्न रखना है, ठीक है। तो इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो था एक एग्जाम्पल। अभी इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि लाइट है तो लाइट को हमने कौन सी एनर्जी दी हुई है, जैसे कि एलईडी बल्ब है हमारे पास, तो उसके पास हमने कौन सी एनर्जी दी हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई है। जब बल्ब को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो हमें कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट की एक फॉर्म थी और वो किसी दूसरी फॉर्म, 2 अदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन टोटल एनर्जी तो अब भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब जैसे कि पानी वाली मोटर है हमारे पास, तो जब पानी वाली मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, वर्क डन में, क्योंकि वो वाटर को क्या करती है, वाटर को ग्राउंड लेवल से कहाँ तक पहुँचा देती है, पानी की टंकी तक पहुँचा देती है। तो वो किस में कन्वर्ट कर रही है, कुछ वर्क डन कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये चार्ज के जैसे ही है, बिल्कुल चार्ज में भी मैंने यही बताया था आपको, एनर्जी में भी यही होता है, ठीक है ना। अभी हम बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिए आप, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये थोड़ी नई टर्म आपके लिए। लीनियर मोमेंटम क्या होता है पहले वो देख लो। फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और P एक वेक्टर होता है। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये बात समझ आ गई आपको। जैसे कि देखिए, अगर कोई पर्सन है और उस पर्सन का m मास है और वो पर्सन v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अगर कोई पर्सन अपने मास के साथ कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर्सन का मोमेंटम कितना हुआ, P = mv। ये बात क्लियर है आपको। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम। यानी कि जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम के लिए मैं और भी एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि एक कार है और एक ट्रक है, तो कार और ट्रक अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, कार और ट्रक अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। तो ये तो हमें पता लगेगा क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है लेकिन मास तो डिफरेंट है ना। तो मास किसका ज़्यादा हुआ, ट्रक का। तो ट्रक का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी किसका ज़्यादा होएगा, ट्रक का ज़्यादा होएगा। क्लियर। इसी के अपोजिट एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम। जैसे कि गन से कोई बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट फायर करने के बाद जो मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने एक बुलेट को अपने हाथ से फेंका और एक बुलेट को आपने गन के अंदर डाल के उससे फायर किया। बुलेट का मास तो सेम ही है ना, इस केस में मास सेम है, लेकिन वेलोसिटी को किसकी ज़्यादा हुई, जिस बुलेट को हम गन से फायर करेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मोमेंटम होता है दैट मेनली डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर दैट इज मास एंड वेलोसिटी। लार्जर द मास लार्जर विल मोमेंटम, लार्जर द वेलोसिटी लार्जर विल मोमेंटम।
तो आपने मोमेंटम के बारे में देख लिया, ठीक है। P इक्वल टू एम वी होता है, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत काम आता है फिजिक्स के आगे जितने भी चैप्टर आएंगे, P इक्वल टू एम वी, ठीक है। लेकिन हमने तो क्या पढ़ना था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपको बोला था कि आइसोलेटेड सिस्टम का रोल ज़्यादा रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या होते हैं दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देख लेते हैं, कैसे बताएंगे इसको। देखो, अगर कोई पर्सन है और वो अपने मास और वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, मतलब इसके पास अपना खुद का क्या था, कुछ ना कुछ मोमेंटम था, लेकिन किसी दूसरे पर्सन ने इसको आके एक धक्का लगाया, मतलब फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने से क्या होगा, मास तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मास तो क्या होता है, बॉडी का फिक्स रहेगा, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी अचानक क्या आएगा, सडन चेंज आएगा वेलोसिटी में, उसको झटका फील होगा, उसको धक्का लगेगा। मान लो किसी ने धक्का लगाया ऐसे फोर्स, तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी, तो मैंने अभी बताया था कि वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज, क्या करने से, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 लगाएं तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। देखिए फॉर एग्जांपल, इस बॉडी को कोई फोर्स ना लगाता, F इक्वल टू 0, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये पर्सन अपने मोमेंटम से चलता रहता लगातार, तो इसका मोमेंटम क्या रहता, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या देखेंगे आप, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी then total momentum of body remain conserved, उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रही, ठीक है। यही लॉ हमारे यूनिट 3 में आएगा आगे चल के, तो इसका डेरिवेशन से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट कैसे है, तो वो हम यूनिट 3 में करेंगे जब हमें थोड़ा बहुत डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल ले लेते हैं, कंजर्वेशन का एग्जांपल बहुत सिंपल है। देखो फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई गन है, और इस गन से आपने किसी बुलेट को फायर किया। देखो आपके पास ये कोई गन है, तो फायर करने से पहले गन और बुलेट दोनों ही कहाँ पे होते हैं, रेस्ट में होते हैं। लेकिन फायर करते ही क्या होगा, जो बुलेट है वो तो आगे की तरफ मूव करेगा, और जो गन है वो पीछे की तरफ क्या करती है, रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो इसका क्या कारण है, वाई गन रिकॉइल बैक। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बिफोर फायरिंग क्या है, देखिए बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले गन और बुलेट दोनों कहाँ होते हैं, रेस्ट में होते हैं। अगर रेस्ट में है तो उनका मोमेंटम कितना आएगा, इसलिए इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा उनका, 0 आएगा। लेकिन फायर करने के बाद जितने मोमेंटम से बुलेट आगे की तरफ जाता है उतने ही मोमेंटम से वो क्या करता है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए पीछे की डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इसलिए आफ्टर फायरिंग मान लेते हैं कि P1 मोमेंटम क्या है, बुलेट का है, और P2 मोमेंटम किसका मान लिया, गन का मान लिया। तो P1 मोमेंटम जितना होगा उतना ही मोमेंटम कौन सा होएगा, P2 होएगा। तो P1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P2, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो नेट मोमेंटम कितना आएगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू 0, यानी कि टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग फायरिंग ए गन। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो इसी तरीके हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसी के साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्टरी है बिल्कुल ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन रेयर ही आता है, आप बस साइंटिस्ट के नेम और बस जनरल आइडिया इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम्स में कम पूछा जाता है ये, बिकॉज थोड़ा इंट्रोडक्टरी सा है, ठीक है। तो फोर्थ देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो इसकी स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल फिजिक्स में आता है। इसमें हम बोलते हैं कि इफ जहां फोर्स थी वहां टॉर्क आ जाएगा। एंगुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, देखो टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, टाउ होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क होता है। एंगल में फोर्स लगती है, जैसे कि हम डोर को ओपन करते हैं या किसी नट या बोल्ट को रेंच या चाबी से उसको ओपन करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है, वहाँ पे टॉर्क लग रही है। तो जैसे फैन का रोटेशन है, जैसे कपड़े को निचोड़ना है, तो इन सब में क्या लग रही है, टॉर्क लग रही है। तो इसका मतलब टॉर्क होती क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ध्यान रखना आपने, एक बार रिमेंबर रखना है इस चैप्टर के लिए बस, क्योंकि बाद में तो ये धीरे धीरे आपको बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करूंगा मैं चैप्टर को, तो वहाँ से तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा, ठीक है ना। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी देन टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ये इतना आपने ध्यान रखना है बस। 4 लॉज करवाए हैं मैंने, 4 फंडामेंटल फोर्सेस लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में, तो ये सारी आपने अच्छे से लर्न करनी है। अगर कोई स्टूडेंट अभी रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हैं तो वो अपना पढ़ाई को रेगुलर कर दें, ठीक है। थैंक यू।